तो हम बात कर रहे थे भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, इनको भी हम मैप समझते हैं। अब आप जो भी पढ़ें, इसमें जो कहानी लिखी होती है वो सारी कहानी पढ़ने से अच्छा है कि आप सामने मैप खोलिए और उस कहानी को उस मैप पर ही ड्रा करते जाइए। तो उसमें आपको कुछ ये भी समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए उस कहानी में कौन सी लाइन इवन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार की। तो पहली बात तो ये प्रायद्वीपीय पठार इसे क्यों कहा गया है या प्रायद्वीप क्यों कहा गया है। तो द्वीप तो हम जानते हैं जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हो, लेकिन प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो, तो इसको प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप, उसके अलावा एक क्या है, ये एक पठार है। पठार यानी लावा से बना हुआ एक मेज के तरीके का है, मतलब ये भूमि से थोड़ा सा उठा हुआ सा प्रतीत होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा इसका विस्तार देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का जैसे हमने देखा था कि एक प्लेट दूसरे प्लेट में जाके टकराई और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो जो दूसरी प्लेट थी वो हमारा गोंडवाना लैंड था, और ये गोंडवाना लैंड पुरानी प्लेट थी। तो इसका निर्माण हुआ था, इस पठार का लावा निकला था, ज्वालामुखी निकला था, ज्वालामुखी से लावा निकला था, और लावा इस पूरे एरिया पे बिछ गया, धीरे धीरे बिछ गया। तो ये ठोस हो गया, और ठोस होने के क्रम में ये पूरा पठार बन गया। अब इसमें ये बहुत पुरानी बात थी, क्योंकि ये क्षेत्र तो नया है, नया डेवलप हुआ है, लेकिन इसका निर्माण बहुत पुराना हो गया था। तो समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहा, इस पे हवा का टेम्परेचर का दबाव पड़ता रहा, फिर नदियां इसे काटती रहीं, तो ये क्षेत्र समतल नहीं रहा। तो इसका विस्तार, इसको भी हम एक तरीके से मान लीजिए कि दो श्रेणी में बांट देते हैं। एक होता है मध्य उच्च भूमि और एक है दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार ये है, इसका विस्तार ये पूरा दक्कन का पठार है, और इसके ऊपर इसको हम बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। मालवा का अरावली श्रेणी और सतपुड़ा का श्रेणी, इनके बीच का एरिया, इनको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। ठीक है, तो ये मध्य उच्च भूमि हो गया। अब इसका विस्तार आप देखेंगे अरावली श्रेणी तक है। अरावली श्रेणी इसी का पार्ट है। अरावली भी किसी समय में एक पर्वत था, ऊंचा पर्वत था, लेकिन समय के साथ ये घिस गया और घिस के छोटा रह गया। ठीक है, तो ये जाकर कुछ राजस्थान से टच हो जाता है, और राजस्थान का कुछ भाग इसमें आ जाता है, यानी रेगिस्तान में जाके मिल जाता है। पुराना है, टूटा फूटा है, और उसने भी रेगिस्तान को बनाने में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा इसका ये पश्चिमी विस्तार हो गया। पूर्वी विस्तार इसका छोटा नागपुर का पठार तक है, और इस क्षेत्र में इसको बघेलखंड, बुंदेलखंड भी कहा जाता है। इसी का विस्तार है बघेलखंड और बुंदेलखंड। अगर कभी आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो आप इतने कठोर पत्थर पाएंगे कि आपको लगता है कि हाँ, ये सच में लोहा ही है, और एक तरीके से पुराना होकर के मिट्टी बन गया है, या लोहे में जंग लग गया तो वो मिट्टी बन गया, लेकिन अभी भी वो बहुत ठोस है। ठीक है, तो ये इसी का विस्तार है। अब छोटा मैंने आपसे कहा था कि हिमालय का ये बाउंड्री है, इसी के बीच में गारो खासी जयंतिया पड़ता है। गारो खासी जयंतिया भी इसी का पार्ट है, लेकिन बीच में बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश आप यहां पर देखेंगे बालू की प्रधानता है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र ये बड़ी नदियां हैं, और ये अपने साथ ये डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा बनाने के क्रम में यहां पर बालू और गाद इकट्ठा हो जाता है, तो एक भ्रंश से ये यहां से अलग हो जाता है, जिसमें ये नदियां आकर गिरती हैं। तो उन नदियों ने क्या किया, इसको बीच से कहीं से काट करके अपना रास्ता बना लिया। लेकिन ये भाग, ये गारो खासी जयंतिया, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, ये याद रखना है। अब इसके अलावा ये हो गया इसका पूरा पश्चिम विस्तार। फिर हम देख रहे हैं दक्कन का पठार, नर्मदा के दक्षिण में ये है नर्मदा नदी।
इसके दक्षिण में ये पूरा दक्कन का पठार है। अब इसी में आपका सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियां और यहाँ पे मैकाले पर्वत है, यहीं से आपकी नर्मदा नदी निकल रही है। इस क्षेत्र को थोड़ा सा अलग बांट लीजिए। ये आपको जब आप ऊंचाई से देखेंगे तो आपको ये थोड़ा ऐसे उठा हुआ सा दिखेगा, यानी कि ये इधर से उठा हुआ है और इधर से दबा हुआ है, राइट। यानी कि इसकी ऊंचाई ज्यादा है और इसकी ऊंचाई कम है। इसका एक एग्जांपल और ये है कि गोदावरी, कृष्णा, राइट, ये नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पश्चिम से निकल के पूरब की तरफ आती हैं। तो नदियों का बहने की प्रवृत्ति ढलान की तरफ है, यानी स्लोप की तरफ। तो हम ये देख रहे हैं कि ये क्षेत्र ऊंचा है और ये आती है पश्चिम की तरफ, सॉरी पूरब की तरफ। तो ये क्षेत्र ढलान यानी स्लोप है, तो ये कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अब इसकी भी ऊंचाई जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी भी ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है, सबसे लास्ट में आप देखिए अन्नाईमुड़ी। ये अन्नाईमुड़ी एक चोटी है, पर्वत चोटी, और इसकी ऊंचाई है 2695। इतनी ऊंची चोटी आपको ऊपर नहीं मिलेगी, बल्कि बंबई में, गुजरात में तो आपको समुद्र तट की लहरें मुख्य भूमि को छूती हुई नजर आती हैं। लेकिन इधर क्या है, पश्चिम में जैसे जैसे आप कोंकण से नीचे उतरते हैं, ये क्षेत्र एक विभाजक का काम करता है, राइट। इसके इधर ढलान है और इसके उधर भी, इसके पूरब में भी ढलान है जहां से नदियां निकल करके बंगाल की खाड़ी में आ रही हैं, और इसके पश्चिम में भी ढलान है जहां से नदियां निकल करके अरब सागर की खाड़ी में गिर रही हैं। अब यहां पर एक क्षेत्र बसा है, इसे बोलते हैं हम पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट इसी का भाग है। पश्चिमी भाग पश्चिम पठार का भाग है, ठीक है। इसके अलावा इस क्षेत्र में ऊपर के क्षेत्र को हम कोंकण कहते हैं, इसके बाद नीचे के क्षेत्र को हम कन्नड़ कहते हैं, ठीक है, कन्नड़ का पठार इस क्षेत्र को। और इसके बाद जो तटीय एरिया है इसे हम मालाबार तट कहते हैं। ये मालाबार तट आपको याद रखना है, अक्सर ये पूछा जाता है। ये पश्चिमी तट पे है, ठीक है। फिर आप ऊपर से आते हैं इधर पूरब की तरफ, तो पूरब की तरफ कोरोमंडल तट है, ये बंगाल की खाड़ी में। ये दक्षिणी छोर हो गया, सिरा हो गया, इसके ऊपर बंगाल की खाड़ी और यहीं पर आपका सुंदरवन है, राइट। तो ये आपकी नदियां हो गई, और इसके बारे में भी हम और डिटेल से अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें हम लोग जान लेते हैं कि चलिए, यहीं से ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही थोड़े थोड़े पैराग्राफ हैं। उन पैराग्राफ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं, ठीक है। दक्षिण का पठार, एक तो हमने देखा कि ये त्रिभुजाकार है, राइट, और ये नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर और पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। मैकाल से ही आपकी नदी निकलती है, नर्मदा नदी, जो पूरब से पश्चिम जा रही है, राइट। और हमने बात की थी मध्य उच्च भूमि की, तो मध्य उच्च भूमि का ढाल जो है वो है पूरब की तरफ, ध्यान रखिए, पूरब की तरफ है। इसका सबूत है वहां पर केन, बेतवा, चंबल और सिंध, ये नदियां हैं। ये ऐसी नदियां हैं जो उत्तर पूरब की तरफ जाती हैं, राइट। इसको भी हम थोड़ा सा मैप पे समझ लेते हैं। यहां नदियां से हमने देखा ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब की आ रही हैं, और यहां से ये नदी माही को छोड़ के, माही नहीं है इसमें, चंबल, केन और बेतवा, चंबल, केन, बेतवा और सिंध, ये सारी नदी उत्तर पूरब की तरफ जाती हैं और ये यमुना नदी में मिल जाती हैं, राइट। तो इसका स्लोप आपको इससे पता चल रहा है, क्या बना
इसी तरह आप लोग भी जब पढ़ें तो सामने मैप रखिए और जो भी लाइन या जो भी कहानी वो कह रहे हैं इस कहानी को आप लिखते जाइए, ठीक है? ठीक है, तो इसमें आपको मैंने बताया महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला है भारत की बहुत अच्छा, ठीक है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एलांग पठार कहा जाता है, राइट। और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका स्थानीय नाम है। ये एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो खासी, जयंतिया, ये इसी का भाग हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात यह है कि दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। एक तरफ पूर्वी घाट और एक तरफ पश्चिमी घाट। ये सतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जाता है। मतलब अभी जो हमने आपको क्षेत्र दिखाया था भारत का प्रायद्वीप, और कहा था कि ये आप एक तरीके से इसे विभाजक के रूप में मान लीजिए। जैसे ये क्षेत्र है तो ये विभाजक है, आपको दक्षिण में ऊंचाई ज्यादा मिल रही है तो इनको पार करना मुमकिन नहीं होता है। पार करने के लिए इनकी यहां पर घाट बने हुए हैं, जैसे पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट, ये 3 दर्रे हैं। इन्हीं से होकर के लोग आते जाते हैं, ये इतने ऊंचे हैं। तो इसकी ऊंचाई जैसे हम दक्षिण जाते हैं इसका बढ़ता जाता है, और अंतिम में अनाईमुड़ी है, ये आपकी पर्वत श्रृंखला है 2695 किलोमीटर। यहीं पर आपको कुछ पर्वतीय उसको बोलते हैं ऊंचाई पर बसे हुए शहर, जैसे आपने ऊटी का नाम सुना होगा, राइट। ऊटी का इसमें नाम आएगा भी कहीं ना कहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो वो पर्वत से वो दर्रे कौन कौन से हैं? थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट 900 से 1600 मीटर तक ऊंचा है, राइट। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी घाटी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, मतलब एक समान नहीं है, ये अनियमित है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से गिरने वाले नदियों ने इनको काट दिया है। और पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराने के कारण जब हवा ऊपर उठती है तो वो पर्वतों से टकराती है और उसके बाद बारिश होता है। तो पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। जैसे पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जा रही है। इस भाग के शिखर ऊंचे ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और दोड्डा बेटा ये 2633 मीटर का है। पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है महेंद्रगिरी, ये पर्वत शिखर है, राइट। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावेरी की पहाड़ियां हैं। इसी में उडमंगलम, इसी को ऊटी कहा जाता है। उडमंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, और कोडाई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति यहीं पर है, ठीक है। ऊटी का आपने नाम सुना होगा कई बार। अब प्रायद्वीपीय पठार की एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो मैंने आपको बताया कि ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान क्यों है? क्यों लावा निकला और ठंडा हो गया तो उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। वही कालांतर में घिसा, टूटा और बिखरा तो उसे हम कहते हैं रूपांतरित। तो ये पूरा रूपांतरित और आग्नेय चट्टानें हैं। इस वजह से ये खनिजों से समृद्ध हैं। जैसे हम सोने और चांदी, सोने की खान कोलार में देखेंगे, जैसे हम इसी का विस्तार देखते हैं पूर्वी क्षेत्र छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इसमें खनिज मिलते हैं, राइट। फिर राजस्थान में हमने देखा कितने वहां भी कुछ खनिज मिलते हैं। तो ये खनिज से भरपूर है ये क्षेत्र, राइट। तो ये हो गया आपका पठार। इसके बाद आता है मरुस्थल। तो मरुस्थल आपका भारत का रेगिस्तान है, भारत का थार है, थार मरुस्थल बोलते हैं, ये रेगिस्तान है, राइट। और रेगिस्तान में कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं, कहा जाता है कि वहां पे कभी सागर रहा होगा, जैसे वहां पे नमक की झील मिलना। तो रेगिस्तान में नमक की झील कहां से आ गया? तो इसका एक
अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है वहां कभी सागर रहा हो। इसी के प्रूफ के लिए इन्हीं सब से प्रूफ जुटाया गया और कहा गया कि भाई एक अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड था और बीच में टेथिस सी था। उसी टेथिस सी का थोड़ा सा पानी बचा रह गया तो वो एक झील के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, यहां पर वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत ही ज्यादा कम होती है। कहीं कहीं आपको कुछ वनस्पतियां दिखाई देंगी। यहां पर एक महत्वपूर्ण नदी है, वो है लूनी, जो जाकर के रेगिस्तान में ही गायब हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था प्रायद्वीप के बाद द्वीप समूह। तो द्वीप समूह, इसमें पहले हमने देखा था कि भारत के द्वीप समूह, इसको भी हम मैप से ही समझते हैं। मैप, तो मैंने आप लोगों से कह दिया था कि भाई मैप आप लोग ले लीजिए और मैप सामने खोल के रखिए इसे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो भारत के पास दो द्वीप समूह हैं, एक लक्षद्वीप द्वीप समूह है और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप अरब सागर में है, भारत के पश्चिमी सिरे पर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत के पूर्वी सिरे पर है। ठीक है, ये लक्षद्वीप कुल 32 किलोमीटर का है, स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 32। इसकी राजधानी है कवरत्ती, कवरत्ती। ठीक है, 1973 से हम इसे लक्षद्वीप के नाम से जाने जाते थे, इसके पहले इसके अलग कुछ नाम हुआ करते थे। राइट, और इसके बाद है एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। उत्तरी भाग को कहते हैं अंडमान, राइट, और दक्षिणी भाग को कहते हैं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और ये 12 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान निकोबार से अलग हो जाता है। कितने? 12 डिग्री चैनल यानी अक्षांश के द्वारा। ठीक है, 12 डिग्री इसको दो भागों में विभाजित कर देता है। ऊपर के भाग को हम अंडमान कहते हैं और दक्षिण के भाग को हम निकोबार कहते हैं। ठीक है, यहां पर एक पर्वत पाई जाती है जो कि यहां पे एकमात्र ऐसा, सॉरी पर्वत नहीं है, ज्वालामुखी है। तो यहां पर ज्वालामुखी का एक पाया जाता है जो अभी एक्टिव भी है, और उसका नाम मैं आपको बता दूं। चलिए, अगर इसमें नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा अभी जैसे ही ध्यान में आता है, क्योंकि अभी आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो ये जो हमारे भारत के द्वीप हैं, एक बात तो जान लीजिए कि ये पानी के नीचे दबे हुए, यानी पानी के अंदर एक पर्वत जैसी आकृति है। पर्वत के ऊपर प्रवाल जीव जंतु होते हैं। प्रवाल एक समुद्री जीव होते हैं और ये बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। पुराने मरते रहते हैं, नए आते रहते हैं। जो मरते हैं उनके अस्थि पंजर से ये द्वीप बन जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रवाल द्वीप। राइट, तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये प्रवाल वलय द्वीप है। ठीक है, दूसरी बात, 12 डिग्री पे आ रहा है, 12 डिग्री इसको 20 से डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये विषुवत रेखा के सबसे नजदीक पड़ता है। विषुवत रेखा के सबसे नजदीक पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि विषुवतीय प्रकार की यहां पे जलवायु पाई जाती है। विषुवतीय प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या है कि यहां पेड़ पौधे बहुत घने होते हैं, सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो आपका ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर सदाबहार, हमेशा वृक्ष, यहां पे सदाबहार वन रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, अब यही सारी चीजें हैं जो भारत को बहुत ज्यादा समृद्ध बनाते हैं और भारत को विविधताओं से, हम कहते हैं ना कि भारत विविधताओं से भरा हुआ है, तो हमने इसकी आकृति में भी देख लिया कितनी विविधता है। अब आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। राइट, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? हिमाचल हम जानते हैं, उत्तराखंड हम जानते हैं। पूर्वांचल पर्वत होते हैं जिनको हम कहते हैं भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय मैदान, तो हमने देखा कोरोमंडल
और कोंकण, इसके बीच में आता है कन्नड़ तट। ठीक है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी था, ये 1500 मीटर का है। अनाईमुड़ी सर्वोच्च चोटी है, ये ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।